समझे भी देखना है कि इंटरेस्ट रेट का किस तरीके से इसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने दो चीज़ों का इम्पैक्ट देखा है। कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने बोला? एक हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा इन्फ्लेशन का। ठीक है, तीसरा इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और इकोनॉमी के हमने क्यों स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, मैनेजरियल एनालिसिस के लिए क्यों ज़रूरी है कि हमें पता हो, क्योंकि ये इकोनॉमिक फैक्टर पेस्टल का हिस्सा है। ठीक है, पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमी का मेन फैक्टर होता है। ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्योंकि हमने डील करना है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, तो फिर हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे इस तरह की अपनी मैनेजमेंट के ज़रिए से, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, मीडियम टर्म पॉलिसीज़ हों कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम ये कि हम सर्वाइवल के मूड में आ जाएं। ठीक है, और उसका हमारे को मिनिमम इम्पैक्ट हो। और ये जो टफ टाइम होता है, अच्छे टाइम में तो पैसे बनाते हैं, टफ टाइम के अंदर हम पैसे नहीं बनाते, ताकि वो टफ टाइम हमारा अच्छे तरीके से निकल जाए। अब कल वाला तो इसमें नहीं होगा ना। ठीक हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हम कि आधे घंटे बाद दूसरी से कर दूंगा, या मुझे एक को कर देना, कल वाली मिस कर देना। अच्छा, एक तो दोनों में आ गई, कल वाली और आज वाली। मैं अब आज थोड़ी बातें इसके अंदर करके इसी के अंदर कर दूंगा ना, कल वाली और आज वाली एक में आ गई। हाँ, तो आप इसके ऊपर दोनों डेट्स लिख देना। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके अंदर जब हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारा स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो हमने किस तरीके से डील करना है। अगर परफॉर्मेंस वहाँ पे वो अच्छी नहीं हो रही तो फिर हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी। अगर वो मेंटेन हो रहा है तो फिर हमारी क्या पॉलिसी होगी। सिमिलरली जब हम देख रहे थे इन्फ्लेशन को हमने टच किया, अगर महंगाई ज़्यादा है तो फिर हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, और महंगाई अगर कम है तो फिर हमारी क्या पॉलिसीज़ होगी। और अगर ये मेंटेन तो होता नहीं, महंगाई होगी या महंगाई नहीं होगी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रहना हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये इम्पॉसिबल है, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। हाँ, यूरोप में ज़रूर होता है। अब मैं गया था यूरोप समझे 1992 में, 92 में, 92 से लेके 2000 तक आप ऐसे समझ लीजिए कितने, ये तकरीबन 8 साल बनते हैं, 8-9 साल बनते हैं। 8-9 सालों के अंदर बेटा ना तो वहाँ ब्रेड की कीमत चेंज हुई, ना अंडों की कीमत चेंज हुई, ना आपकी ऑयल की चीज़ कोई कीमत चेंज हुई, और ना आपके जैम की कीमत भी चेंज हुई। तो ये 2-3 मेन ऐसे इंग्रेडिएंट है जो उनकी यानी कि टोटल इकोनॉमी को हम जानते, 10 में से 4-5 के प्रोडक्ट की कीमत चेंज नहीं हुई। थोड़ी सी कीमत के अंदर कमी आई। वो कमी क्यों आई? क्योंकि वो चले गए इकोनॉमी ऑफ स्केल पे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो कुछ कंपनीज ने अपनी कीमत कम की, कीमत बढ़ी नहीं। और हमारे यहाँ अगर आप देखते हो 1992 से लेकर ब्रेड की कीमत ही आप लगा लो, ऑयल की कीमत ही लगा लो, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उसकी प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये भी हो जाता है कि बाद दफ़ा एक दफ़ा जब कीमत बढ़ जाए तो उसका नीचे आना नामुमकिन नहीं होता, बढ़ता ये कभी होता नहीं है हमारे यहाँ। बस एक दफ़ा बढ़ गई तो बढ़ गई। क्यों? गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर करप्ट माफियाज बैठे हुए होते हैं, वो लोगों के साथ, दुकानदारों के साथ मिल जाते हैं, अपना भत्ता लेते हैं, और वो दुकानदार आम पब्लिक को लूटती है। लेकिन गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए, गवर्नमेंट ज़रूर इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट ज़रूर इन मुनाफाखोरों को बड़े बड़े जुर्माने करे, बड़ी बड़ी सज़ा दे, ताकि फिर उसका बेनिफिट आपकी इकोनॉमी के ऊपर ट्रू सेंस में नज़र आएगा। अभी हमारी जो इकोनॉमी होती है बेटा, ये हमें ट्रू सेंस में नज़र नहीं आती, यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो चीज़ होती नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो तीसरा फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट से भी हम अपनी इकोनॉमी के साथ प्ले अराउंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, कम जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट उसको तेज करने के लिए उसके अंदर पैसा फेंकती है। पैसा फेंकने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट को कम करती है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बताएं कि लोगों का जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो क्या करेंगे लोग उसको? अगर इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 22% है, अगर ये 5% पे आ गया, वो पैसा निकालेंगे। जब वो पैसा निकालेंगे तो वो कहाँ करेंगे उस पैसे को? कहीं ना कहीं वो बिजनेस एक्टिविटी में किसी भी जगह के ऊपर वो इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, दुकान भी बनाता हूँ, कुछ भी थोड़ी बहुत इफेक्टिव भी लगाता हूँ, तो 15 से 20% मुझे रिटर्न आ जाएगा। और जो बैंक ने मुझे देना है, अगर 5% इंटरेस्ट रेट, तो बैंक मुझे देगा 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% दे देगा, 4% दे देगा। तो मुझे वो बेनिफिट नहीं होगा कि मैं बैंक के अंदर पैसे रखूँ। आज भी अगर आप देखें यूके का इंटरेस्ट रेट, हालांकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है, आज वहाँ के हालात भी ख़राब है यूरोपियन ममालिक में, इसके बावजूद 5.75 इंटरेस्ट रेट है यूके का। यूरोप वालों का भी तकरीबन 5-5.5% के करीब इंटरेस्ट रेट है। ये इनका बहुत हाई क्लास हो रहा है पिछले 20 सालों से कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले 7-8 साल 2008 से लेके 2021 तक, जब तक ये कोविड वाले मामला नहीं आए थे, तो उनका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1% या 1% से कम रहा है। तो आप देखिए कितनी उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट दी कि लोग बैंकों के अंदर पैसा रखते ही नहीं थे, जैसे ही आता फौरी तौर पर इन्वेस्ट करते थे। अब देखिए जब इन्वेस्टमेंट होगी किसी फैक्ट्री में होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, जब लोगों को जॉब मिली, लोगों की जेब में पैसे आए, जब उनके जेब में पैसे आएंगे तो वो चीज़ें खरीदेंगे, जब वो चीज़ें खरीदेंगे तो आपकी पूरी इकोनॉमी का सर्कल चलेगा, हर आपकी फील्ड जो है ना वो परफॉर्म करेगी। वो लोग जो ऑनर होगा वो ज़्यादा लोगों को हायर करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, नई फैक्ट्री लगाएगा, नई फैक्ट्री के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और ये आपका पूरे का पूरा सर्कल चल पड़ेगा। ठीक है, अब फिर ये सर्कल चलता रहता है, साल चले 2 साल चले, अब उसके अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन फिर भी 1-2% कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होती है। जब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों की जेब में पैसा होता है, तो फिर क्या होता है, असल में फिर आहिस्ता आहिस्ता करके महंगाई किक इन हो जाती है। वो महंगाई कैसे किक इन होती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं, रेगुलर तनख्वाह आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे, आप थोड़े से सहल पसंद हो जाओगे। हाँ भाई यार, मैंने क्या वो लेके जाना उधर, अगर कहीं पे चीनी आपको 2 रुपये या 5 रुपये सस्ती मिल रही है, तो आपको नहीं इधर से ले लो, कोई 2 रुपये महंगी खैर, या खाना नहीं पकाते बाहर से मंगा लो, खैर है कोई नहीं, क्योंकि पैसे हैं आपके पास। अब जब वो आप और आप जैसे दूसरे जब कंटिन्यूसली इस हैबिट में आएंगे, चल यहीं से उठा लो और ये कर लो, तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगी होना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई किक इन होगी। वो जब महंगाई किक इन होगी, फिर एक स्टेज वो आएगी जहाँ से मैंने बात में शुरू की थी, तो वहाँ पे जाके फिर गवर्नमेंट सोचेगी कि नहीं यार, अब ये महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई को कम करना है हमने। ठीक है, जब महंगाई को कम करने की फार्मूले की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तो आप ले जाओगे 10% के ऊपर, 8% के ऊपर, तो जो बैंक आपको ऑफर करेगा, कहेगा जनाब मैं आपको देता हूँ 12%, आप मेरे पास पैसे रखवा लें, तो फिर क्या होगा, जो नया बंदा है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी रहा है, जिसकी फैक्ट्री थोड़ी बहुत रखेगा, वो रिस्क नहीं लेगा कि चल यार मैं अपना बिजनेस से कौन सर खपाएगा, पैसा निकालो बैंक में रख दो, बैंक 12% दे रहा है मुझे। आप फिर पैसा खींचोगे, पैसा निकालोगे, बैंक में रखोगे। जब पैसा खींचोगे कि इसका मतलब है कि बिजनेस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि फैक्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होंगी, इसका मतलब ये है कि लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, इसका मतलब ये है लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, तो ये फिर वो दूसरा साइकिल जो है ना वो आपका किक इन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अब इंटरेस्ट रेट का भी। चलें अब इसको जरा थोड़ा सा हम स्टडी कर लें, पढ़ लें बेटा। इंटरेस्ट रेट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर on the sum borrowed or the amount paid by the bank on the amount deposited. Interest rates are expressed as an annual percentage. Although interest is generally defined as the cost of using money, interest rate as a macroeconomic variable usually refers to the regulated interest rate set by the monetary authorities, State Bank of Pakistan, to be observed by the commercial banks for all their dealings. This is the base rate on which all other market interest rates, like those offered by the banks to their depositors and charged from lenders, depend. The Karachi Interbank Offered Rate, commonly known as KIBOR, is a daily reference rate based on the interest rate at which the banks offer to lend unsecured funds to other banks in Karachi wholesale market और interbank market, जिसे हम कहते हैं, यहाँ कहते हैं मनी मार्केट। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल समझा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है, वो जब यानी कि इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी कौन सी कंडीशन में, उसके मुताबिक वो लगाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आज का रेट है 22%, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए, वो स्टेट बैंक के पास जाएगा, स्टेट बैंक उसे 22% के ऊपर
देगा। इसका मतलब ये है फिजिकली कि स्टेट बैंक उस बैंक को 22% के ऊपर पैसा देगा। अब मुझे बताएं कि वो बैंक अब आगे उसने देना है बिजनेसमैन को, ठीक हो गया बेटा? अब वो आगे बिजनेसमैन को किस रेट पे देगा? 22 पे तो नहीं देगा ना, वो 23 पे देगा, 24, 25, 30, 35, जितना अनसिक्योर्ड लोन होगा वो उतनी अपनी परसेंटेज ज़्यादा लगाएगा, ठीक हो गया? दिस इज हाउ दे मेक मनी। ये किसका है? हाँ, अब उसके अंदर देखे ना, अब जब वो सुनहरी बैंक वाले अगर उन्हें पैसे की जरूरत है वो स्टेट बैंक के पास जाते हैं, स्टेट बैंक उनको दे रहा 22% पे। अगर आप स्टेट बैंक के सुनहरी बैंक के अंदर जाके पैसे रख रहे हो तो वो आपको बड़ी आसानी से 22% दे देगा, क्योंकि उसने बैंक से भी तो 22% पे लेना है ना। वो आपसे ले लेगा, आपको 22% दे देगा, या 21% ले लेगा, या आपका डील करेगा मैं 20% दे रहा हूँ। या अगर उसके पास कोई कस्टमर बैठा है तो 5 अरब रुपया लोन ले रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको 30% भी दूंगा, और उसने ऑफर एक्सेप्ट करी कि ठीक है 30% पे आप पैसे दे दें, तो हो सकता है कि किसी डिपॉजिटर को सुनहरी बैंक 23% भी दे दे, क्योंकि उसने 23% पे रख के तो वो 30% पे उसने बाहर लैंड आउट कर देना। तो ये इतनी बैंक को आज़ादी होती है कि वो अपना फिक्स कर ले, लेकिन डिपॉजिटर के लिए, अब लेंडर के लिए तो कभी हो ही नहीं सकेगा ना कि आप 22% पे स्टेट बैंक से ले रहे हैं और आप आगे 20% पे किसी को दे दें। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस करने का ये तो मैकेनिज्म ही नहीं है ना बेटा, ऑब्वियसली। अच्छा, अब इसके अंदर के इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स क्या मतलब होगा? एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट as it would be more difficult for companies to earn an adequate return on projects. However, it might encourage people to save, thus resulting in availability of more funds for investment, which would put downward pressure on interest rates sometimes in future. ठीक है, इंक्रीज रेट अप होगा तो वेरी सिंपल, यानी कि जो इसने भी सही लिखा है, लेकिन आसान लफ्जों में जो लोगों के पास भी पैसा होगा, लोगों जो सेव करेंगे ज़्यादातर बैंक में रखेंगे। क्यों? उनको बैंक ज़्यादा अब इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है? तो इसलिए वो मनी आपकी शॉर्ट हो जाएगी आपकी मार्केट के अंदर से। कंजप्शन वुड फॉल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे के बाद जब वो रेट डाउन हो जाएगा तो फिर वो आपका सारे का सारा साइकिल दूसरी तरफ मुड़ेगा बेटा। हाई इंटरेस्ट रेट इनकरेज पीपल टू सेव, क्यों? बैंक के अंदर पैसे रखेंगे, उन्हें इंटरेस्ट से ज़्यादा मिलेगा। दिस वुड पुट डाउन प्रेशर ऑन कंजप्शन, उससे क्या होगा? कंजप्शन भी कम होगी बेटा, कि जब मैं सेविंग की तरफ जाऊँगा, लाजिम बात है कहीं ना कहीं से तो मैं बचाऊँगा ना। तो ज़्यादातर यही है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 100 पाउंड की मैं ग्रॉसरी खा रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर, तो मैं कम करके कहूँगा नहीं यार 80 पाउंड में गुजारा करो, 20 पाउंड सेव करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा? कंजप्शन के ऊपर कम होगा। हाई इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इन द लोअर डिस्पोजल इनकम फॉर दोज पीपल विद लोन्स एंड मॉर्गेजेस। अब जिन्होंने लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि यूरोप मार्केट के हर बंदे के ऊपर लोन होता है, अब उनके पास जो है ना डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। और वो कैसे कम हो जाएगी? अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो मॉर्गेज की किस्त कितनी होगी? वो बढ़ेगी या कम होगी? यानी कि अगर किसी ने लोन लिया हुआ है बैंक से, अगर इंटरेस्ट रेट अप हो गया तो वो रीपेमेंट भी अप होगी ना, ठीक है ना? मॉर्गेज की कीमत भी अप हो जाएगी, लीज भी अप हो जाएगी। अगर मैंने घर लिया हुआ है, गाड़ी लिया हुआ है, अगर पहले मेरी किस्त 400 थी, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हो सकता है मेरी किस्त 450 हो जाए, मेरी किस्त 500 रुपये हो जाए। तो फिर जब 400 में 500 होगी तो मेरी सेविंग तो नहीं होगी, मैंने तो फिर पैसे करके अपनी कंजप्शन में कम करूँगा, खाना पीना मेरा कम होगा, 25 पाउंड उधर डालूंगा, तो वो भी फिर जो कंजप्शन वाली फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर असर होगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जब कम बिकेगी तो उनकी प्रोडक्शन कम होगी। अगर वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो मजदूरों को निकालेंगे, मजदूरों की जेब के ऊपर इम्पैक्ट होगा फिर उसका, ठीक है जी? और ओवरऑल उसका फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। High interest rate make it more expensive to borrow. This would reduce the consumption. For example, the banking sector's profitability increase with an increase in the interest rate. Institutions in the banking sector such as retail banks, commercial banks, investment banks, insurance companies and brokerage have large cash holdings in the form of the customer balances and other business activities. Increases in the interest rate directly increase the return on this cash and the proceeds directly add to the earnings
The benefit of the higher interest rate must significantly impacts the brokerage houses, commercial banks, regional banks. इन सब का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, इनके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें अगर आपने अगेन फॉर एग्जांपल कैसे इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इन्होंने जो लोन दिया हुआ 4% पे दिया हुआ है, आपने घर बनाया, घर उस वक्त बनाया जब बैंक का इंटरेस्ट रेट था 2%, उन्होंने आपको 4% के ऊपर दे दिया, लोन आपने ले लिया, घर बन लिया, ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट रेट हो गया 5% स्टेट बैंक का, अब वो आपको चार्ज करें 7%, पैसा तो उनको उसी वक्त का दिया हुआ है, लेकिन अब आप देखें कि वो 4% से 7% जाएगा तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, इसका मतलब ये आपका बैंक्स का प्रॉफिट, ब्रोकेज हाउस, लीजिंग हाउस, इन्वेस्टर्स का, इन तमाम लोगों का फिर प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये लोग खुश होते हैं बेसिकली जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस वक्त बना रहे होते हैं, इनको मौत पड़ जाती है जब वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर 4% चार्ज करे, अगर वो 1% पे आगे वो आपको 3% चार्ज करेगा, तो पहले उसके बाद 4% के पैसे आते थे ओवरऑल, अब उसके बाद 3% के आएंगे, तो उसके पास जो पैसे आ रहे थे वो क्वांटिटी के अंदर बेटा कम हो जाएंगे, ठीक है जी। Another example would be taken from the textile sector. An increase in the interest rate is increase the cost of the doing business in the industry, which makes it less competitive in the international market, especially when compared to countries like Bangladesh and Vietnam, which are taking a larger share of the textile exports. Due to a fall in demand for exports and domestic sales, the industry could decide to lay off some of the workforce, which would give rise to the unemployment. वो जैसे मैं कहा कि फिर इससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। Due to the high interest rate, financing cost also increases significantly, hinders the investment in expansion of the production facilities or upgradation of technology and equipment. An increase in markup rates can also cause defaults on loans and their servicing by the textile industries. अब उसे बहुत सारी चीज़ें जो बता रहे सारे बहुत सारी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती हैं। अब जैसे 22% 27% में दे रहा है, 22% तक इंटरेस्ट रेट जाना इमरान खान के आखिरी दिनों में, यानी आज से 2 साल पहले ये था तकरीबन 9%। अब जिन लोगों ने 9% पे बारो किया, अब वो हो गया बैंक का बारो, बैंक का हो गया 22%, यानी कि अब वो बैंक उनको चार्ज करे 27%, तो क्या उनके पास इतना प्रॉफिट होगा? नहीं हो सकता वो अपना बिजनेस क्लोज करते हैं। अगर उनका 20% पे काम हो रहा है, 20% पे काम करें, अब उनको 27%, तो इसका मतलब 7% वो जेब से नहीं डालेंगे बेटा, वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो तो कहेंगे नहीं यहाँ पर खड़िया से कर ही नहीं सकते, जो लोन लिया तो लोन पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएंगे। बैंकरप्सी का मतलब बैंक जाने कारोबार जाए, वो बंदा अपनी चाबियाँ उठाएगा, अपने घर की निकल जाएगा, अल्लाह खैर सलाह, जो उसके नाम पे है वो उसे आप टच नहीं कर सकते, जो कि हमने PRC के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम वो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारा आपको बताया गया हुआ बेटा। Due to the resulting increase in the overall import bill, a lowered interest rate will allow for greater capital investment, eventually the job creations and improvements in technology, research and development. यानी कि जब फिर आपका अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ये सारी की सारी चीज़ें फिर होती हैं टेक्नोलॉजी का। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, a decrease in interest rate would encourage investment as it would be easier for firms to earn an adequate return on the projects. However, it might discourage savings, thus resulting in a reduction in funds available for investment, which would put upward pressure on the interest rate. Consumption would rise for a number of reasons. Low interest rate discourage saving. जब मतलब इंटरेस्ट रेट लो होगा तो सेविंग नहीं होगी, जिसके पास है वो बिजनेस में लगाएगा, ठीक है, जिसके पास है वो अपने घर को बेहतर करेगा, तो दूसरी जगह बैंक में रखने का यार फायदा कोई, इससे बेहतर है कि खा लो, नई गाड़ी ले लो, नया घर ले लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी। जब आपका इंटरेस्ट रेट लो होगा तो उसकी वजह से हम इसका बेनिफिट ले रहे हैं। लो इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन द हायर डिस्पोजेबल इनकम फॉर दोज पीपल विद लोन्स एंड मॉर्गेजेस। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो लोन्स और मॉर्गेजेस दे रहे हैं उनके पास भी पैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी इसी तरीके से करेंगे। लो इंटरेस्ट रेट मेक इट लेस एक्सपेंसिव टू बारो, दिस वुड इंक्रीज द कंजप्शन, क्योंकि बारो करना आसान होगा, ईजी होगा। 4% पे है तो आप 5 या 6% अगर आप दे रहे हैं तो आप कहोगे यार कोई नहीं 10% तो बन जाएगा ना आसानी से। ज़्यादा पैसा बारो करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाने की कोशिश करते हो। क्विक ग्लांस ऑन इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ड्यूरिंग 20 और 21 के अंदर बेटा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड टू कीप अ पॉलिसी रेट अनचेंज एट 7% ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ 21। अब ये 1921 के अंदर 7% था हमारा इमरान खान के दौर के अंदर। ये तो SBP कह रहा है ना, इसमें तो झूठ नहीं है ना बेटा। अब 7% के ऊपर मकसद है कि 9% के ऊपर दे रहा था वो लोन,
अब इस वक्त उनको लोन मिल रहा है 25% के ऊपर। 25% के ऊपर वो क्या है, अगर वो 15% का अपना प्रॉफिट रखें 25 के ऊपर 40% प्रॉफिट के साथ क्या वो प्रोडक्ट बेच लेंगे मार्केट में? प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। जब प्रोडक्ट महंगी होगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो आपको कारोबार करने का क्या फ़ायदा? तो लिहाजा ये इंटरेस्ट रेट किलर होता है। दूसरे लफ्ज़ में 21 प्रोवाइड सपोर्ट टू द डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी एंड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी स्टेमिंग फ्रॉम द थर्ड वेव ऑफ अ कोविड, a sizable expansion in fixed payment loans and consumer financing, especially the auto financing, was witnessed primarily due to the low interest rate environment. Low interest rate की वजह से लोगों ने गाड़ियाँ भी खरीदी फाइनेंस के ऊपर, लोगों ने घर भी खरीदे, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी जिसका बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है बेटा। चौथा फैक्टर इसके अंदर आ जाता है जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इकोनॉमी को जज करने के लिए, गेज करने के लिए हमने पहला देखा, हम स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे, हम इन्फ्लेशन को देखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्हेन देयर आर मेनी पीपल हु आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क, अनविलिंगली यानी कि ना चाहते हुए भी काम नहीं मिल रहा। एक तो होता है कि मेरा दिल ही मैं करने नहीं काम, मेरी और कैटेगरी होगी, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे काम हो लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा बेटा। दिस मीन्स दैट देयर आर नॉट इनफ जॉब्स फॉर द पीपल हु वांट देम। Business organization could take on more labor if they wanted to, but they choose not to. ठीक है, बिजनेस देख रहे, बिजनेस में ने कहीं ना कहीं आके तो प्रॉफिट बनाना है ना। अब अगर अच्छा टाइम आ गया वो बस लोगों को हायर करें फॉर द सेक ऑफ इट, तो वो तो नहीं करेंगे ना। वही तो टाइम होता है कि वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, अगर वो लोगों को हायर करेंगे तो पैसा फिर उधर देना पड़ गया उन्हें। तो ये फिर अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी इकोनॉमी की किस स्टेज के अंदर जाके आपने हायरिंग करनी है और आपने इसमें किसको निकालना है। देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज फॉलिंग, मेनी फर्म्स विल मेक सम एम्प्लॉयज रिडंडेंट, यानी कि उन्हें निकाल देते हैं बिकॉज देयर प्रॉफिट्स आर फॉलिंग इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस आर नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। कुछ एस्पेक्ट बिजनेसेस के प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो उसको बंद कर देते हैं। Impact of unemployment क्या होगा? Impact of unemployment on economy can be explained as follows. High levels of unemployment are unwelcome in the economy. बिल्कुल इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल उसको वेलकम नहीं करेंगे जहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों? इंडिविजुअल हु वांट द जॉब कैन नॉट गेट देम, जो जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही बेटा। एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग द सोसाइटी एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस देन इट कुड बी। उसे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकेगी। लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्चेंगे ना, पैसा कहाँ से आएगा? जब उनके पास जॉब होगी। ठीक है जी। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर एज द टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस देन इट वुड बी इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल कुड बी गिवन वर्क। आउटपुट इन द इकोनॉमी वुड इंक्रीज एंड देयर वुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ। उस वक्त होगी जब आप लोगों को जॉब देंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको समझा रहा होता हूँ कि देखिए, अगर क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्या इसमें रोल प्ले कर सकती है, भाई देखिए, गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर को चलो पैसे ना दे, सब्सिडी ना दे, लेकिन क्या गवर्नमेंट खुद ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है कि जिससे आम लोगों को फायदा हो? अब देखेंगे जो ट्रंप आया था, ट्रंप की पॉलिसी अब समझ आ रही है हमें। अब वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि अमेरिका सारी जंगों से बाहर निकले। अब जब जंग बंदी होगी तो वहाँ पे लोग, अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, कितने ट्रिलियन डॉलर खर्चा है। जब जंग जहाँ जहाँ उनकी फौजें बैठी हुई थी, ट्रंप उनको वापस बुलाना चाहता था। और ट्रंप चाहता था कि जो पैसा हम फौजियों के ऊपर उन ममालिक के अंदर रख के या जंगे करके खर्च कर रहे हैं, वो पैसा हम अपनी नई सड़कें बनाएं, नए स्कूल बनाएं, नए हॉस्पिटल बनाएं। गवर्नमेंट बनाए ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब गवर्नमेंट इधर इन्वेस्टमेंट करेगी, नई सड़कें बनेंगी, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नए एजुकेशन के इदारे बनेंगे, तो क्या जॉब्स क्रिएशन होगी? और इसके लिए लोकल जॉब, उसने ये भी कहा था कि मैंने जो जॉब देनी है या जो कॉन्ट्रैक्ट देने, मैंने लोकल कंपनीज को देने, बाहर की कंपनीज को नहीं देने। लोकल कंपनीज होंगी और उनसे ये प्रॉमिस लेना है कि वो सारी की सारी जॉब सिर्फ लोकल लोगों को देंगे। जब वो लोकल लोगों को जॉब मिलेगी तो फिर क्या होगा? उनकी जेब में पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे वो खर्चेंगे। खर्च करने से गवर्नमेंट अगर चाहे तो इकोनॉमी को रिवाइज कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है लोन वापस करने के। तो हम ये साइकिल ये हम कर नहीं सकते। जो मर्जी कर लें, 4 साल 5 साल 10 साल तक, जब तक हम इन कर्जों की दलदल से किसी तरीके से समा हो
पलट नहीं आते, बाहर नहीं निकल जाते बेटा, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक इस चीज से भी आपने देखना है एंगल चीजों को। अच्छा जी, क्रेडिट बेटा लेट हो गए। अच्छा, फिर आगे, इन एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट माइट बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। भी ये भी हो सकता है कि आपके पास स्किल्ड लेबर ना हो, इस वजह से अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए आपको चाहिए स्किल्ड वर्कर। अब स्किल्ड वर्कर कौन प्रोड्यूस करेगा? अगेन देयर इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन। अब ये भी तो गवर्नमेंट की जॉब है ना कि वो स्किल्ड वर्कर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। अब मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का बेटा, यानी कि जब ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी आम लोगों तक या हर डिपार्टमेंट में यूके में पहुंची ना, 1992 में तो वो बड़ी बड़ी कंपनी तक महदूद थी, लेकिन उसके बाद फिर जब बहुत सारी कंपनीज ने वो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया और उसकी वजह से वो आया सामना, बहुत सारी उनकी लेबर थी, वो लोगों को इतने को निकाल भी नहीं सकते थे। अगर वो सारी एम्प्लॉयमेंट को लगाएंगे भी आपको तो ये नहीं आता चलाना कंप्यूटर, तो यू आर आउट ऑफ द जॉब, सारा मुल्क आउट ऑफ द जॉब हो जाना था। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने फंड किया, जितने कॉलेजेस थे उन्होंने शाम की क्लासेस लगाई। ठीक है, जैसे ऑफिस आप लोग इधर सीख रहे हो, उन्होंने शाम की क्लासेस लगाई, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो बंदा जिस जॉब में बैठा है जैसे बैठा आए इनरोल हो और 2-2, 3-3 घंटे की 2 महीने 3 महीने में जो वो उनको वो सिखा देते थे। कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स थी, जिसको कुछ ऐसे इदारे थे जो मैकेनिकल काम सिखाते थे कि मशीनों को ऑपरेट कैसे करना है, आपने जो लेटेस्ट आई हैं, और कुछ ऐसे थे जो बेसिक काम सिखाते थे, जैसे अकाउंटिंग वाला हो गया, फाइनेंस वाला हो गया, कि किस तरीके से आपने अकाउंट्स को अपडेट करना है या किस तरीके से आपने डाटा फीड करना है, डाटा को रिट्राइव करना है, वो सारा कुछ सिखाते थे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द इवनिंग क्लासेस। क्योंकि गवर्नमेंट को पता था 9 से 5 जॉब का टाइम है, 5 बजे छुट्टी होती है, उसमें 6 से 8 बजे तक क्लास रखते। और बहुत सारे लोग, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्त उस वक्त जो बन चुके थे, उन्होंने भी फिर जो है अपनी जॉब छोड़ के इवनिंग के अंदर क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये उसका देखे बेनिफिट अगेन द गवर्नमेंट। अगर और हमारी गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट हमारी, तो क्यों? इसके पास तो पैसा नहीं, अब ये तो ये काम कर नहीं सकती, इसके तो अपने अब इदारे भी नहीं रह बैठे, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चली गई। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज को कहो कि यार ये शाम हमने 2 घंटे लेना है और आपने कराना है, तो गवर्नमेंट को तो पैसे देने पड़ेंगे। और अगर गवर्नमेंट का अपना इदारा हो, कंप्यूटर गवर्नमेंट के अपने हों, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो टीचर 2 या 4 होंगे उनकी आपको शाम की तनख्वाह देना पड़ेगी, बाकी तो सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब वहाँ पे वो बेनिफिट है, और हमारे यहाँ हमने अपनी आग लगा चुके हैं हम इस चीज़ को, हम सारा कुछ ही प्राइवेट सेक्टर को दे चुके हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर इतनी अब जान नहीं है, और वो भी सारे के सारे लोग हम बेटा कर चुके हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी को डाउन करने के लिए या इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए बेटा। अच्छा जी, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर एज द टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर लो स्किल्ड जॉब्स माइट फॉल एंड द डिमांड फॉर द स्किल्ड लेबर राइजेस। Such a shortage of skilled labor can be managed through better standards of education के जरिए, more training के जरिए, if necessary, moving jobs to the other countries where there is a better supply of skilled labor। अब अगर जॉब को आप करोगे, अब ये शॉर्ट टर्म के अंदर तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसका नुकसान नहीं है? अगर आप बाहर से हायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंडियन लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो उन्हें हायर कर लिया, आप अपने लोगों का क्या करोगे? या तो आपके पास यंगर जनरेशन ना हो, फिर तो आपको कि यार हमारे पास लेबर नहीं, चलो लेबर मुझे से मंगा लें। जैसे जापान है, अब जापान के पास एवरेज एज इस वक्त 60 साल है, क्योंकि उनकी पॉलिसी सख्त थी, उन्होंने पॉपुलेशन ग्रो अपनी नहीं होने दी। उनकी 0.5, 0.4, 0.3% पॉपुलेशन ग्रोथ है। 0.4% का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक कपल नहीं, 2 या 3 कपल है, उनमें एक बच्चा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया, क्यों? खर्चा ही नहीं, जब औलाद ही नहीं, बच्चे ही नहीं, तो खर्चा नहीं है। आप जितना कमा रहे हो अपने को लगा रहे हो, घर भी अच्छा होगा, गाड़ी भी अच्छी होगी, लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो गया। लेकिन अब फिर क्या, अब उनके पास लेबर नहीं है, काम किसने करना है? अब उस ओल्डर जनरेशन को फीड किसने करना है? इंश्योरेंस का तो सिस्टम है ना बेटा, लेकिन एक अगर आपकी यंगर जनरेशन काम कर रही है, वो पैसा जमा करवा रही है इंश्योरेंस की मद में, तो बूढ़ों को रुकावट कर रहे हैं आप। अब अगर यंगर जनरेशन आपके है ही नहीं, वो आपने इंडियन या पाकिस्तानी वर्कर वहाँ पे रखे हुए हैं, उन्होंने जो पैसा कमाना है वो क्या करेंगे उस पैसे का? वो उधर तो नहीं रखेंगे बेटा, वो तो अपने मुल्क में भेजेंगे। तो एक तो पैसा आपका अपने मुल्क से बाहर चला जाएगा, और दूसरा आपको ये नुकसान है कि अब आपकी ओल्डर पॉपुलेशन को फंड करने वाला कोई नहीं।
तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप अपनी जॉब्स को बाहर भेजते हो। तो अगेन डिस्कस करने का मकसद आपके साथ हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके अंदर फोल्ड करें। जब वो फोल्ड करेगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट सपोर्ट द लोकल पीपल टू गिव द जॉब, ताकि ये मसले मसाइल बने ही ना जो कि आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस डिसीजन, इसका आपस में क्या लिंक है? इसका लिंक ये बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट एन इकोनॉमी इज नॉट मेकिंग फुल यूज ऑफ द वर्कर्स दैट आर अवेलेबल। The economy will not grow as quickly as it could, and it may start to slow down. This downturn economic activity will directly affect the businesses. Okay? High unemployment will mean that many households will have less income. For many businesses, this will result in lower sales as people reduce spending. However, the demand for some products and services will still increase because consumers would swap to the cheaper alternatives. For example, supermarkets' own brand products will be sold more as they are considered lower priced than the branded alternatives. Also, people might prefer to buy locally produced goods rather than the imported ones, and the local companies might have to increase the production due to the higher demand. Very rare होगा, लेकिन हो सकता है ये बात उनकी सही है। ये भी मैं इसको भी विटनेस किया, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत बड़ी चेन्स हैं, टेस्को हो गया, सेंसबरी हो गया, ये इनके तकरीबन यूपी के अंदर बेटा 300 400 स्टोर है। यानी कि लंदन सिटी के अंदर ही टेस्को के कोई 100 के करीब स्टोर है, और मेगा स्टोर जिस तरह ये हमारा हाइपर स्टार है। और लंदन सिटी थोड़ा सा बड़ा होगा, डबल साइज आप कहेंगे लाहौर का, ठीक है, लेकिन उसकी अकोमोडेशन, उसका सारा कुछ वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। हम तो तस्वीर ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता बेटा। लेकिन अब वो 200 स्टोर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब अनएम्प्लॉय होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट खत्म हो जाती है, उसका वो फायदा उठाता है स्टोर, तो उसने उठाया, उसने क्या किया, उसने टेस्को के नाम से लेस बना दी, अपने प्लांट लगाया, ये कंपनी के साथ मिलकर जगह जनाब हमने आपका लेबल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लेस का लेबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो 9 रुपये खरीदेंगे 10 रुपये बेचेंगे, लेकिन लेस को पड़ेगी 5 रुपये को। लेकिन जब टेक्सो बनाएंगे तो टेस्को को भी तो 5 रुपये में पड़ेगा ना। चलो शुरू में अगर महंगा पड़ गया उसको 6 में पड़ जाएगा, अपना लेबल लगाया 6 वाली चीज़ 10 में बेचेगा, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देगा उसके अंदर, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से कोक, उन्होंने टेस्को का गोला बना लिया। अब अगर कोक की कीमत 99 पेंस है वहाँ पे, वैसे अब जो टेस्को का कोक बनाया उन्होंने गोला बनाया, उसकी उन्होंने कीमत रख दी 69 पेंस, ठीक है। अब क्या है, टेस्को कोक वालों से खरीदता था 90 पेंस में और बेचता था 99 पेंस में, कितना प्रॉफिट हुआ, 9 पेंस। अब वो खुद बना रहा है, उसे कास्ट करी 40 पेंस, वो बेच रहा है 69 पेंस में, कितना प्रॉफिट हुआ, 29 पेंस। तो टेस्को किधर जाएगा, सेंसबरी किधर जाएगा, यानी कि वो अपनी प्रोडक्शन किधर जाएगा ना, कहने का मकसद ये है। तो वो फिर लोकली तौर के ऊपर जब वो तैयार करेगा तो ये है कि लोकली तो आपकी जॉब की क्रिएशन हो सकती है, लेकिन वो भी शायद लॉन्ग टर्म सस्टेन ना हो। गवर्नमेंट को कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है तो उसको एक लेवल तक लाना पड़ेगा। आप नहीं सस्टेन कर सकते बेटा अनएम्प्लॉयड को, क्योंकि जो सब गवर्नमेंट के ऊपर क्या बर्डन होता है, चले हमारी तो गवर्नमेंट में कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, सारे ऐसे हो जाए अनएम्प्लॉयड, उनके ऊपर बर्डन ये होता है कि उन्होंने हर बंदे को पैसे देने, घर बैठे आपको खाने के लिए पैसे देने ना। और अगर सारी की सारी लेबर फोर्स घर जाके बैठ गए, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे देगी, उसके बाद टैक्स कलेक्शन कहाँ से आएगी। तो उसके लिए तो सर दर्द होता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आएँ, जॉब क्रिएट हों और ये लोग जॉब के ऊपर चढ़ाए जाएँ। अच्छा जी, business benefit where it is increases unemployment will also have more workforce available to choose from if they need more staff in the period of the higher sales and demand. Businesses looking to recruit people may also be able to offer relatively lower pay and still attract the new staff. Some businesses may benefit from unemployment also, as more workforce is made available to choose from in period of higher sales demand relatively at the lower pay and still attract the new staff. अब lower pay फिर pay करेंगे आप, अब लोअर पे के अब वहाँ पे तो कानून बन गया है, लोअर पे वो दे नहीं सकते, वो सू करेगा आपको। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट को उन्होंने 25,000 पाउंड सालाना देना है बाय लॉ। अगर वो आपको कहते नहीं जी हम आपको 20,000 दे सकते हैं, आपको ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट उठाया जाके कोर्ट में सू कर दिया कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ये मेरी डिग्री होगी है, मुझे 20,000 पाउंड दे रहे हैं, उनको बुला दिया। हाँ भाई क्या सकते हैं, आपको नहीं पता कानून क्या है,
कानून 25,000 पाउंड का, आप इस ग्रेजुएट को दे रहे हो 20,000 पाउंड, ठक $5 मिलियन, $5 मिलियन पाउंड का जुर्माना। करेगा दोबारा? कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जो उसके बस में वो कर लेगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं ग्रेजुएट हायर नहीं करता, क्योंकि दूसरी तरफ मिनिमम वेज आ जाती है, वो आती है 10 पाउंड पर आवर, 8 घंटों के 80 पाउंड, 38 घंटे काम करता है 380 पाउंड। अब 380 पाउंड को जब आप यानी कि एक महीने के 380 पाउंड उसे देने पड़ेंगे 38 आवर्स के। अब आप उसको जब कंप्राइज करके 400 पाउंड को समझे लेके जाएंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 पाउंड को 50 से, तो कितना बन गया? 0। 50 से 0 आ गया और 200, ऑलमोस्ट 2000 मेरा ख्याल है, 20,000 सॉरी, हाँ ऑलमोस्ट 20,000। उधर से वो 5,000 बता देगा, फिर आप क्या करोगे? यानी कि उसके पास चॉइस जरूर आ जाएगी फिर, लेकिन वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का, पढ़े लिखे और अनपढ़े होने का हो जाएगा। तो दूसरा बेटा बेसिकली इकोनॉमी को जब आपने स्टडी करना है, जो दूसरा उसका मेजर फैक्टर है, उसका इम्पैक्ट होगा, वो होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे मिनिमम वेज मेरा ख्याल है 30,000 है, लेकिन देते नहीं ना। मैं कहता हूँ 30,000 तो है, अगर वो 30,000 ही दें तो फिर बात है ना। यहाँ पे तो अभी भी आपको देखें, मैं बात कह रहा हूँ, ये आपके पास ही बच्चे खड़े हैं, कभी बात आती जाती है, आप उनसे पूछ लेना क्या सैलरी मिलती है आपको। अब अगर 30,000 रखी है तो गवर्नमेंट इसको फोर्स करे ना। मैं यही तो इस बात कर रहा था हारून के साथ भी, कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट फिर अपनी पॉलिसी को बैक नहीं करती, फोर्स नहीं करती। अब जो वो फोर्स नहीं करेंगे, अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल अंडों की कीमत डेली इशू करती है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये दर्जन है, मार्केट में जाए 316, 320 रुपये। और भाई वो फिर किसने इम्पोज करना है? ये निकले जो मार्केट के, देखें हर मार्केट के अंदर आपने एक बंदा रखा हुआ है, उसको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको तनख्वाह देती है, उसकी सिर्फ यही ड्यूटी को उसने प्राइसेस को चेक करना है और इम्प्लीमेंट करवाना है डेली बेसिस के ऊपर। ये उसकी काम है कि जब जिस दुकान में जाए उस शॉपकीपर ने डेली की प्राइस लगाई हुई हो, लोग उसको देख के वो प्राइस बिक रही हो। लगाने का मतलब ये नहीं तो लगा 300 की 300 भी चार्ज किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये होता है, अगर आप किसी का बैच कर जाओ तो 300 लिखा यार तो लेना है, नहीं लेना जा, वो ये कह के हमें चुप करा देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर वो उसके ऊपर जुर्माना कर दें फिर क्या हो? फिर वो दोबारा नहीं करेंगे। देखिए प्रॉफिट मार्जिन हमारा दीन भी सिखाता है यार, लेकिन गॉट टू बी अ लेवल। 10% रख लो, 12% रख लो। आप जब बेटे 100-200 रुपये चीनी, 100-120 रुपये चीनी लेके 200 रुपये में बेचेंगे, अभी ये तो नहीं प्रॉफिट मार्जिन यार, ये तो जुल्म, ये तो जुल्म है उन लोगों से। वो बेचारे कंजप्शन कम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अब वेट, लोगों का वेट बहुत नहीं है मार्केट के अंदर जाकर। लोगों को जो बेचारा गरीब आदमी उसको वेट ही नहीं, वेट कहाँ से वो गेन करता था? वो चलो चाय पी लेता था 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, उसके अंदर चीनी 1 चम्मच ज़्यादा डालने, चीनी की वजह से उसका कुछ न कुछ बन जाता था। आलू खा लेता था अगर आलू सस्ते होंगे। अब आपका आलू भी 100 रुपये किलो चला गया, आपका चीनी 200 रुपये किलो चला गया। अब वो जब वो शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएगा, रोटी नहीं अफोर्ड कर सकेगा बेटा, तो उसका वेट लॉस होगा। तो नई से नई बीमारियाँ लगेंगी भी, मकसद उसको फिर इम्पैक्ट दूसरी जाने जाके आपके हॉस्पिटल बीमारों से भर जाएंगे, नेवर माइंड द वर्क फोर्स। लेकिन उसको भी तो एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब उधर बहुत कम लोग बीमार होते हैं, क्योंकि उधर डेफिशिएंसी है ही नहीं। हर माँ को जब माँ ने बच्चे को जन्म देना है ना, जिस वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया, पहले तो उसको मिल जाना 100 या 200 पाउंड उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर। अब उसने वो 100-200 पाउंड से जाके बच्चे के कपड़े खरीदे, फ्रॉक खरीदी, जो उसकी बेसिक नेसेसिटी खरीदी। हर हफ्ते उस माँ को 10 पाउंड मिल रहे। 10 पाउंड सिर्फ जो हम ये लीटर के दूध के डब्बे पीते हैं, इसके 2 या 3 डब्बे आते हैं। यहाँ अगर वो लीटर वाला मिल के वो ऐसे समझेंगे उसको 1 लीटर 1 पाउंड का है, 10 पाउंड तो 10 लीटर, 1 लीटर बच्चे के लिए डेली बेसिस के ऊपर प्लस माँ का दूध। बताएं उस बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ेगा? आप उन बच्चों की सेहतें देखें, वो माँ फिर वो 10 पाउंड उन्हीं बच्चों को लगा रहा है, ठीक है, बाकी जो जिंदगी में चल रहा है। और वो लेडी डायना को भी मिलने, उनका कानून इतना सख्त हो गया, ये नहीं कि यू कैन अफोर्ड दैट एंड ही कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो इसको मिलेगा आपको ना मिले, ये नहीं होगा। वो लेडी डायना को भी मिलने, उसने भी जाके अपने बच्चों के पैसे दाखिले से लेने, जो लोकल तरीके उसका दाखिला है। दिस इज व्हाट आई कॉल द सिस्टम। कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन वाला मसला ही हल हो गया। अच्छा, जब बच्चे की ग़िज़ा ठीक होगी, उसकी हेल्थ ठीक होगी, उसकी एजुकेशन ठीक होगी, तो क्या वो उसके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ घेर लेंगी? नहीं।
और हमारे यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट ये ग़िज़ा ही पूरी नहीं होती। जब ग़िज़ा पूरी नहीं होगी तो बेटा फिर अनफॉर्चुनेटली फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लगेंगी हमें। अच्छा, एनीवे अगला पॉइंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेवेन्यू, यानी जो टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसी हमें देती है उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी टू enhance and sustain the economic growth by way of reducing the unemployment or poverty from the country. Government spending is a part of the national income and includes the expenses on wages to government employees, development expenditure, health, education, defense, etc. In order to spend, the government must raise the money in tax and borrow any excess of spending over tax revenue. ठीक हो गया। अब टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा अगर काम करना है आपने, इससे लाना है, तो आपको फिर बारो भी करना पड़ेगा। बारो भी मस्ट है, लेकिन अगर आप वो पैसा आवाम पे तो खर्च हो ना जो बारो कर रहे हो। अब इन्होंने $150 बिलियन हमारे पे कर्जा इस वक्त, अब वो $150 बिलियन हमारे पे तो लगा नहीं है, वो तो सारे का सारा ये अमीर लोग बाहर ले गए अपने पास किसी न किसी तरीके से। वो रिश्वत की मद में ले गए हों, वो चोरी की मद में, कमीशन की मद में बाहर चला गया। जब हमारे पे स्पेंड ही नहीं हुआ, हमें तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ फिस्कल पॉलिसी का। और जिन ममालिक के अंदर होता है, अगर वो बारो कर भी रहे तो बारो करने के बाद उन्होंने लोगों की एजुकेशन पे लगाना है। जब वो हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो क्या जब हम बड़े हो जाएंगे हमें जॉब अच्छी मिलेगी? जब जॉब अच्छी मिलेगी तो अच्छा टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को पे बैक हो गया। और जब हमें जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल सारे प्राइवेट कर दिए, हॉस्पिटल सारे ज़्यादातर प्राइवेट कर दिए, हॉस्पिटल्स के स्पेंडिंग खत्म हो गई आपकी, तो ये सारे का सारा तोड़ के निचोड़ के जो 80%, 90% गरीब अवाम है ना, उसको यहाँ पे निचोड़ा जा रहा है हर एंगल से। जहाँ जो एंगल पॉसिबल आपके दिमाग में आता है ना, वहाँ से इन लोगों ने पैसा हमारा निचोड़ लिया है। हमें कहीं पे भी एक भी जगह पे इन लोगों ने ना समझ लें कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया कि यार अगर आप इस तरीके से कर लोगे ये भी ओके, वो ओके वाला मामला ही नहीं दिया फिस्कल पॉलिसी के अंदर। अच्छा जी, एनीवे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन वेजेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस वगैरह वगैरह। A government might also try to encourage investment by private sector companies. It can try to do so by offering special tax incentive or subsidies, cash payment, to encourage the private sector investment in specific sector such as the state transport system, school system, hospital system. अब इसके अंदर सब्सिडी के जरिए से या किसी ऐसे मैकेनिज्म के जरिए से जिससे बेनिफिट लोगों का हो। लेकिन हम सब्सिडी देते, सब्सिडी का फायदा तो नहीं हो रहा। बिजली के ऊपर अभी भी कह रहे हैं कि हम 100 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? अब बिजली का बिल तो जो बेचारा 100 यूनिट भी जला रहा है उसका भी बिल आ रहा है 5-6 हज़ार रुपया, तो उसको तो फिर बेसिकली जो सब्सिडी नहीं मिली। अगर आप उस 6,000 को डिवाइड कर लें, 60 रुपये का यूनिट हो गया, तो वेयर इज सब्सिडी? अगर वो सब्सिडी दे भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये का यूनिट चार्ज करके 10 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस ABCDE टैक्सेस लगा के वो तो 60 रुपये ऊपर अमाउंट लेके जा रहे हैं। और जो सब्सिडी शो की जा रही है, अब समझने की बात यहाँ पे कि जो सब्सिडी वो शो कर रहे हैं कि हमने पब्लिक को दी, वो पैसा किधर जा रहा है? कहीं तो जा रहा है ना वो पैसा, गवर्नमेंट के फंड में तो नहीं जा रहा वो। फिर हर 2 साल बाद ये लोग एक नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं वापडा में। क्या प्रोजेक्ट होता है जी? एनर्जी को सेव करने के लिए हम घरों को 2 एनर्जी सेवर्स देंगे। ये 3 दफ़ा हो चुका है पिछले 10 सालों में। ईमानदारी से बताएं, कभी आपको एनर्जी सेवर मुफ्त दिया वापडा ने? मुझे नहीं दिया। कभी आपको दिया? इसका मतलब ये कि वो जो $15-20 मिलियन के लाखों की करोड़ों की तादाद में एनर्जी सेवर खरीदे जाते हैं, वो किधर जाते हैं? वो सेल कर दिए जाते हैं। हाँ जी, कर दूँ मैं? वो स्पेशल आप लोगों की बेटा हिम्मत की वजह से ना स्ट्राइक शुरू के की है, तो आप लोगों को हुआ है ना। नहीं, पानी से तो ये कश्मीर में भी बन रही है, इनको भी बिल जा रही है। इसी वजह से तो आज पूरा कश्मीर सड़कों पे निकला हुआ है। वो कहता है जब डैम हमारे हमसे आप खरीदो 2 रुपये में, हमें बेचो आप 30 रुपये में। हम पागल हैं? ये हमारी बिजली हमने यही देना। खंबे उन्होंने वापडा को उखाड़ के फेंक दी। बड़े हालात ख़राब हैं कश्मीर में आजकल।
और मैं उन लोगों को अपने हक में समझता हूँ। इनका हक है यार, अगर डैम उधर से आ रहा है, अगर इनको आप 2 रुपये नहीं दोगे, इनको 60 रुपये दोगे, तो ये लोग हथियार नहीं उठाएंगे हमारे खिलाफ। यार पानी हमारा, बिजली हमारी, और ये लोग हमें 60 रुपये दे रहे हैं, हम किस चीज़ का टैक्स क्यों दें? इनको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इनको तो ये वैसे ही मुफ्त होनी चाहिए बिजली, मेरे ख्याल में 2 रुपये भी नहीं होनी चाहिए इनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इतना रॉटन हो चुका है, गंदा हो चुका है अंदर से बेटा, कि बस व्हाट कैन आई से ना। बेटा बना ये देखो, 1990 में ये वेनेसी ने किया था, गैस पे पहली दफ़ा बनाई थी। जब जो आपको पता है कि आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली, आपके पास पेट्रोल भी नहीं है, इसका मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए आपने ये मुआहदे किए। फिर आपके जो सबसे बड़े कोयले के ऊपर 2 प्लांट लगे, साहिवाल का 1200 मेगावाट का प्लांट लगा और कराची का कासिम वाला लगा, वो 1200 मेगावाट का, 2400 मेगावाट का अपने प्लांट लगाए इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आना। अब मुझे बताएं यार, ये थर का कोयला ये किधर लेके जाना आपकी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोयला है ना, ये तो मुफ्त है ना, गवर्नमेंट को मुफ्त कोयला ला के इधर दो। अगर कोयले अगर तो कोयले पर बननी नहीं चाहिए, क्योंकि थर किस कंट्रोल, पाकिस्तान का है ना हिस्सा। अगर आप कोयले पे कोई भी प्लांट लगाना चाहते हो, थर में लगाओ, 20,000 40,000 50,000 मेगावाट उधर लगा दो, उधर ही कोयला, उधर से कोयला लेके बड़ी बिजली पूरे मुल्क में फैला दो। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बिल्कुल हो सकती है। 100 साल तक इतना कोयला है, 100 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो सकती है उस कोयले से। प्रॉब्लम ये कमीशन जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, बेनजीर ने खाया कमीशन उसमें से, जब उसने पहला पावर प्लांट लगाया इसके ऊपर, गैस के ऊपर। जब जो गैस नहीं है आपके पास, फिर इन लोगों ने सारी की सारी गाड़ियाँ CNG पे करवाई, लोगों ने किटें लगवाई, 25-25 हज़ार की किट लगाई, और CNG के पंप, अपने पेट्रोल पंप लगाए, CNG वाले पंप्स लगाए, बेटा खत्म हो गया मामला उनका। गैस खत्म हो, इनको नहीं पता था कि गैस हमारे पास कितनी, हम क्यों ये गाड़ी में डाल रहे हैं। ये तो जिन लोगों ने प्लानिंग करनी है बेटा, उनका है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्यों नहीं ये लोग फेल हो रहे? किसी एक बंदे के, इन सारे लोगों के प्राइवेट काम है ना, इनकी कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जिसके अंदर इनको नुकसान हुआ, कोई एक शुगर मिल जिसमें इन्होंने लॉस किया। नो, अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट के कामों के अंदर बस ऐसे ऐसे इन्होंने काम डाले हुए हैं कि बस अल्लाह तो बता नहीं सकता। लेकिन बेटा जब उन्होंने, इन लोगों ने हायर ही अपने लोगों को हायर करना है, जहाँ शहबाज शरीफ रखना उसने अपने बच्चों को रख देना है, अयाज सादी ने अपने बच्चों को बोर्ड गवर्नर बना देना है, जो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें। अब जहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स, अपना क्लाउड लेके आ जाओगे, पॉलिटिकल क्लाउड अपनी फेवर वाला, तो वहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग होगी? वहाँ पे तो वही डिसीजन मेकिंग होगी ना जो इन्होंने पढ़ो ने कह दिया, या इसको ऐसे कर दो। अगर वो कह भी रहा है कि नहीं सर इससे नुकसान होगा, तेरा क्या याद है, तनख्वाह मिलना नहीं है, बस कर ऐसे। यानी मुल्क का सोचना ही नहीं है यार, और ऊपर से आर्मी भी ऐसी कम वक्त आई हुई है कि वो भी नहीं सोच रहे। यार आप लोग तो सोचो ना कि इस वक्त कौन सा बंदा है जो मुल्क का, ये गरीब आवाम का सोच रहा है, उसको आप सपोर्ट करो। आप उसके खिलाफ हो तो उन लोगों को आप लोगों ने जेल में डाला हुआ, जो बंदा पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा है। ऐसे चलेगा ही नहीं, ये इनकी भूल है बेटा। इमरान के बगैर इलेक्शन करवा लें, अगले 6 महीने में फिर इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। हालात नहीं ठीक होंगे, हो ही नहीं सकते कि जब एक बंदे का, उसका मोटिव ये है कि आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इंसान की सोच है बेटा। अब मैं यहाँ पे अगर खड़ा हुआ हूँ, अगर मेरा मोटिव ये है कि मैं सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया, मैंने अपने पैसा लेने, इलेक्शन लेने, मुझे क्या पड़ी कि मैं बेटा इतनी एक्सेसिव नॉलेज में इतनी बहस करूँ। मुझे दर्द है ना, आप लोगों का भी दर्द है कि नहीं यार, मैं चाहता हूँ अपने पहली टाइम फर्स्ट टाइम में लिख लो, इतना नॉलेज में आप लोग दे दूँ। मुझे मुल्क का दर्द है, मैं देखता हूँ जब गरीब आवाम को बेचारों को 16-16, 18-18 हज़ार रुपये जब दिए जाते हैं 30,000 की जगह पे, यार दुख होता है। जब मेरा गुजारा नहीं हो रहा बेटा इटली के अंदर, तो उनका गुजारा कैसे होगा? मैं क्लोज नहीं कर सकता। और जब तक ये सारे लोग ही मेरी तरह के नहीं बनेंगे, ये उस वक्त तक सही तब्दीली नहीं आ सकती। होगा, मुझे अल्लाह पे उम्मीद होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम।
मुझे बताएं क्या करेगा, उसके बाद चॉइस है। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। अपने आप को बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो आपकी जनरेशन आगे नहीं जा सकती। या फिर बेईमानी करो, 2 नंबरी करो, चोरी करो, ठगी करो, फिर दूसरा ऑप्शन ये रह जाता है। तो देखिए लोगों को आप गलत काम के ऊपर तो खुद डाल रहे हो, जब आप उनको उनका हक नहीं दोगे तो दैट्स अनफॉर्चुनेट बेटा। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज। और अनफॉर्चुनेटली हम इसी तरफ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट होना नहीं चाहिए बेटा, लेकिन इसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टुडे, और इंशाल्लाह